आज का लेक्चर एक नई यूनिट के बारे में है, यूनिट नंबर 6 लाइफ प्रोसेस। या आपका साइंस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायोलॉजी के सेक्शन की फर्स्ट यूनिट है लाइफ प्रोसेस। तो व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? थिंक व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस को समझने से पहले ये तो समझ लें कि लाइफ क्या होती है। लाइफ जो हमारे में है, जो प्लांट्स में, जो एनिमल्स में, जो छोटी चींटियों से लेकर के बड़े से एलिफेंट में, ये लाइफ, तो ये सब कहलाते हैं लिविंग थिंग्स। ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग आर अलाइव और लिविंग थिंग्स। ऑल द लिविंग थिंग्स मूव बाय देमसेल्फ विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। जितनी भी लिविंग थिंग है विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प मूव कर सकती है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। बाइक भी मूव करती है पर किसी ऑपरेटर या किसी ड्राइवर या किसी राइडर की हेल्प से। कार भी मूव करती है, या स्पेस में सैटेलाइट भी मूव करता है, लेकिन उसे ऑपरेट किया जाता है। लेकिन लिविंग थिंग्स एक स्मॉल अंट है या स्मॉल सा कॉकरोच है, वो खुद से मूव करता है। राइट, दैट्स वाई हम कह रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी लिविंग थिंग्स में वो है उसका मूवमेंट। आप बोलेंगे सर प्लांट मूव नहीं करते। यस, प्लांट मूव नहीं करते, लेकिन प्लांट ग्रो करते हैं, वो भी एक मूवमेंट है, छोटे से बड़ा होता है। लेकिन एक चेयर रखी है, वो छोटे से बड़ी नहीं होती। राइट, द मूवमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वी कैन से द मूवमेंट इज द मोस्ट of the animals are fast and can be observed easily, but the movement in plants are usually slow and observed with difficulty. Movement plants में क्या होता है? बहुत स्लो होता है, समझ में नहीं आता। हम एक पौधे को देख रहे हो कब बड़ा हो रहा है, बहुत ग्रेजुअली। हमें अगर कंटिन्यूअसली किसी प्लांट को देखें तो कुछ मोमेंट समझ में नहीं आता, लेकिन अगर एनिमल को या बर्ड को या चींटी को हम देखें तो हमको मोमेंट समझ में आता है, क्योंकि एनिमल्स में मोमेंट फास्ट होता है लेकिन प्लांट्स में मोमेंट स्लो होता है, लेकिन होता है। ठीक है, तो लिविंग एंड नॉन लिविंग। पहले स्टार्टिंग में माना जाता था कि प्लांट्स को नॉन लिविंग माना जाता था, लेकिन इंडिया में स्टार्टिंग से माना गया कि प्लांट्स आर लिविंग। हमें घर में बोला जाता था कि रात को पौधों को नहीं सुना, पौधे सो रहे होते। इस पर आगे चल के वर्क किया जगदीश चंद्र बसु ने, उन्होंने साबित किया कि प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। तो ध्यान रखें, लिविंग और नॉन लिविंग। ठीक है, तो सीधी सीधी बात, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। जो लिविंग थिंग्स है, जिंदा, अलाइव, जीवित, इनमें मूवमेंट होगा। लेकिन क्या इतनी डेफिनेशन काफी है कि अपन कुछ आगे भी देखें? तो देखें, इसके बाद अपन देखते हैं कि हम पॉइंट्स में डिस्क्राइब करते हैं। अगर मैं आपसे पॉइंट्स में बोलूं तो पॉइंट नंबर 1, लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्व्स। ये तो फर्स्ट पॉइंट था। और क्या कह सकते हैं? लिविंग थिंग्स नीड फूड, एयर एंड वाटर। लिविंग थिंग्स को फूड लगता है, फूड, एयर लगती है और वाटर लगता है। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, लिविंग थिंग्स बड़ी होती हैं। लिविंग थिंग्स कैन रिस्पॉन्ड टू चेंज अराउंड देमसेल्व्स। वो चेंज को रिस्पॉन्ड करती है, मतलब कि वे सेंसिटिव होती हैं। तो लिविंग थिंग्स सेंसिटिव होती हैं। लिविंग थिंग्स एक्सक्रेट्स, वो एक्सक्रेट करती है, जो फूड लेती हैं वो बाद में जो वेस्टेज होता है उसको बाहर भी करती हैं। तो लिविंग थिंग्स एक्सक्रेट्स। और क्या होगा? अगर आप ही कमरे में एक चेयर रखी और कमरे को आपने 2 महीने के लिए बंद कर दिया, जब कमरा खोला तो एक चेयर की 3 चेयर हो जाएगी? नहीं हो सकती। लेकिन कॉकरोच मल्टीप्लाई होने लगते हैं, चींटियां मल्टीप्लाई होने लगती है, पौधों से मल्टीपल पौधे बनने लगते हैं। लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोड्यूस कर सकती है, अपने ही जैसी नेक्स्ट जनरेशन डेवलप कर सकती है। दे कैन हैव यंग वंस, उनके यंग वंस होते हैं, उनके बच्चे होते हैं। तो लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस। तो लिविंग थिंग्स के होने के लिए ये सारी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या प्रॉपर्टीज हैं। तो ये रहा लिविंग थिंग्स। अब जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का जब हमने डिफरेंस देख लिया, तो लिविंग थिंग्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, इट इज नोन एज लाइफ प्रोसेस। ये लाइफ प्रोसेस केवल और केवल लिविंग थिंग्स में होती है। तो व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? हाउ वी कैन डिफाइन द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। The basic functions performed by living organism to maintain their life on this earth are called life process.
all the processes like respiration, digestion with together keep the living organism alive and perform the job of body maintenance are called life process. देखिए हमें जब हम इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, हमारे अंदर लाइफ प्रोसेस होती है क्योंकि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, हम लिविंग थिंग्स हैं। तो हमारे अंदर क्या क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है, आपने फूड लिया तो उसका डाइजेशन होता है। ये सब मिला करके क्या करता है? हमारी बॉडी को मेंटेन करता है। अब बॉडी का मेंटेनेंस रेगुलरली चलता है, हमारे अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हम वर्क करते हैं। तो बेसिकली हमारे अंदर जो लाइफ प्रोसेसेस हैं, हम उन्हें कितनी कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो लाइफ प्रोसेस में फर्स्ट आता है न्यूट्रिशंस, सेकेंड है रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड रिप्रोडक्शन। अपन इसको बेसिकली लाइफ प्रोसेस को 6 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं: न्यूट्रिशंस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड रिप्रोडक्शन। एकदम क्लियर? तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज न्यूट्रिशन। आज का अपना मेन टॉपिक यही रहने वाला है। हम आज न्यूट्रिशंस को समझने वाले हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है? तो पहले बताइए, न्यूट्रिशन हमें कहाँ से मिलता है? खाने से, फूड से। तो आप रोज खाना खाते हैं, रोज आप फूड लेते हैं। व्हाट इज फूड? फूड क्या है? दाल चावल सब्जी रोटी फूड है, पिज्जा बर्गर फूड है, चॉकलेट्स फूड है। क्या है फूड? हाउ कैन वी डिफाइन द फूड? फूड इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अगर सिंगल लाइन में को बोलता है कि व्हाट इज फूड, तो वी कैन से फूड इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। देखिए, हम जो भी खाना खाते हैं अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। द सिंपलेस्ट फूड इज ग्लूकोज, हमें जो एनर्जी देता है। तो फूड की सबसे शॉर्टेस्ट डेफिनेशन होगी, या तो हम बोल सकते हैं फूड इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, या हम बोल सकते हैं सिंपलेस्ट फूड इज ग्लूकोज। ठीक है, इसी को अपन ग्लूकोज मतलब क्या? शुगर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड शुगर। इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कहलाता है स्टार्च। स्टार्च इज मेड फ्रॉम ग्लूकोज। इन जनरल नेम ऑफ सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज मतलब शुगर एंड स्टार्च इज कार्बोहाइड्रेट। तो जब भी आपने सुना होगा, पिछले क्लासेस में सुना होगा, कार्बोहाइड्रेट कुछ भी नहीं है, ग्लूकोज और स्टार्च है। ठीक है, अपन इसको डिटेल में जब अपने टाइम आएगा अपन स्टडी करेंगे। कार्बोहाइड्रेट आर द मोस्ट कॉमन फूड फॉर गेटिंग एनर्जी। फैट एंड प्रोटीन्स आर ऑल्सो फूड। अब हमारा जो खाना है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गया कार्बोहाइड्रेट, जो हमें एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा फैट है और प्रोटीन्स है। कार्बोहाइड्रेट की वर्किंग क्या है, फैट की वर्किंग क्या है, प्रोटीन की वर्किंग क्या है, इनकी अलग अलग कैटेगरीज है। ठीक है, एनर्जी गिविंग फूड में आता है कार्बोहाइड्रेट और फैट, जबकि बॉडी बिल्डिंग फूड में आता है प्रोटीन। ये आपने पिछली क्लासेस में स्टडी किया होगा। ठीक है, अगर लेकिन हम वाइडर डेफिनेशन में जाना है कि हमें न्यूट्रिशंस की और डेफिनेशन को वाइड करना है, तो हमको इंक्लूड करना पड़ेगा मिनरल, साल्ट, वाइटामिन्स एंड वाटर। मतलब हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के अलावा क्या क्या होना चाहिए? मिनरल्स होना चाहिए, साल्ट होना चाहिए, वाइटामिन्स होने चाहिए और वाटर होना चाहिए। ये सब कुछ मिला करके फूड कहलाता है। तो फूड के द्वारा जो प्रोसेस परफॉर्म की जाती है होती है न्यूट्रिशन। तो व्हाट इज न्यूट्रिशन? व्हाट इज न्यूट्रिशन? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड या कंज्यूमिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। मतलब फूड को लेने से काम नहीं चलेगा, फूड को आपको कंज्यूम करना पड़ेगा और यूटिलाइज करना पड़ेगा। आपने यदि खाना खाया और यदि आपने खाना को पचा नहीं पाए तो न्यूट्रिशन नहीं देगा, बॉडी में वो रिएक्शंस करने लगेगा। कभी कभी अब ऐसा होता है कि अपने इंडाइजेशन हो जाता है, उस केस में फूड कंज्यूम नहीं हो रहा है और बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, इसलिए उसको एक्सक्रेट कर देती है। तो न्यूट्रिशन, जब भी की बात करेंगे हम न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है। देन प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, फूड को अंदर लेना, कंज्यूमिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग, इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में क्या क्या आ गया? कंज्यूमिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग फूड। कंफर्म? अब जो अपन न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन के डिफरेंट मोड्स होते हैं। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड एंड ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दो है, प्रोड्यूसिंग फूड खाना बनाना, या खाने को ऑब्टेन करना, एक्सेप्ट करना, बॉडी में डिसॉल्व करना किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा, किसी जीवित थिंग के द्वारा, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा। तो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशंस हैं
इसे हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. देयर आर 2 कैटेगरीज, देयर आर मेनली 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन. फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक एंड सेकंड इज हेटेरोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक, इन दोनों वर्ड्स को हमको डिटेल में समझना पड़ेगा. इसके पहले ही हम इसको समझें, हम न्यूट्रिशंस को अच्छे से समझ लें. ठीक है, तो एक चार्ट बनाते हैं. न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन. अब न्यूट्रिशंस की 2 कैटेगरीज होंगी. ठीक है, पहला कहलाएगा ऑटोट्रॉफिक. और सेकंड क्या कहा था? यस, हेटेरोट्रॉफिक. तो 2 कैटेगरीज हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक. अब मुझे बताएं इनको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं. तो सबसे पहली बात, ये किस में होगा? ये होगा प्लांट्स में. ठीक है, ये वाला मोड किस में होता है? प्लांट्स में. और ये होता है एनिमल्स में. हम जनरलाइज कर रहे हैं, कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं. ये होता है एनिमल्स में. मतलब वी कैन से प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स एंड एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफ्स. तो ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या हुआ? कैन मेक देयर ओन फूड. कैन मेक देयर ओन फूड. तो इनके बारे में हम क्या बोलेंगे? ये अपना खाना खुद से नहीं बना सकते. मतलब क्या करते हैं? किसी से चुराते हैं. डिपेंड्स ऑन प्लांट्स, ये प्लांट पे डिपेंड करते हैं. अब आप बोलेंगे सर हम तो खाना रोज बनाते हैं, हमारी मम्मा रोज खाना बनाती है. नहीं, हम क्या करते हैं? जो नेचर है उससे हम फूड लेते हैं. आपने ब्रिंजल है, टोमेटो है, डिफरेंट टाइप के जो वेजिटेबल्स लिए हैं वो मार्केट से लिए हैं. और मार्केट ने कहाँ से लिए हैं? किसी फार्मर से लिए हैं. फार्मर ने कहाँ से लिए हैं? प्लांट से लिए हैं. अल्टीमेटली प्लांट से हम ले रहे हैं. तो हम प्लांट से खाना लेते हैं. तो हम किस पर डिपेंड करते हैं? डिपेंड्स ऑन प्लांट्स. तो हेटेरोट्रॉपिक खुद का फूड नहीं बनाते हैं, बल्कि वो प्लांट से फूड को ऑब्टेन करते हैं. पक्का? तो ये डिफरेंस हुआ किसमें? ऑटोट्रॉफ में और हेटेरोट्रॉफ में. प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ होते हैं. और एनिमल्स क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफ होते हैं. एकदम क्लियर है? तो अब बात करेंगे, फर्स्ट हेडिंग डालते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. फर्स्ट हेडिंग होगी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो यहां बेटा 2 वर्ड से देखो, ऑटोट्रॉफ. इस वर्ड को पहले अपन इसका पोस्टमार्टम करते हैं. एक्चुअली ऑटोट्रॉफ यानी होता क्या है? हेडिंग डालते हैं ऑटोट्रॉफ या ऑटोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक में 2 वर्ड्स हैं. फर्स्ट इज ऑटो, और ऑटो का मतलब तो आप सभी को पता है. ऑटो यानी सेल्फ. सेकंड वर्ड क्या है? ट्रॉफ. और ट्रॉफ का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन. तो ऑटोट्रॉफिक मतलब सेल्फ न्यूट्रिशन. ये अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी पे डिपेंड नहीं करते. इनको किसी की रिक्वायरमेंट नहीं, खुद से खाना ले सकते हैं, खुद से खाना प्रोड्यूस कर सकते हैं, अपना फूड खुद जनरेट कर सकते हैं. तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. द वर्ड ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन. Thus, autotrophic means self-nutrition. Autotrophic means self-nutrition. In autotrophic nutrition, the organism makes के लिए better word होगा synthesize. The organism synthesize its own food from the inorganic raw material. किसी इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से अपना खाना बनाते हैं. इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्रेजेंट इन सराउंडिंग by using sunlight
एनर्जी, सनलाइट हमें एनर्जी देता है, किन्हें? ऑटोट्रॉफ्स को। ऑल द ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, ऑल द ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, देयर आर सम ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो भी ऑटोट्रॉफिक होते हैं। जैसे एक होता है फैरोबैसिलस या नाइट्रोबैक्टर, दीज आर द बैक्टीरियाज, ये भी ऑटोट्रॉप होते हैं, मतलब अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो फर्स्ट वर्ड था ऑटोट्रॉप, ऑटोट्रॉप का मतलब होता है सेल्फ न्यूट्रिशन, ऑटो का मतलब था सेल्फ, ट्रॉप का मतलब था न्यूट्रिशन, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। किसकी हेल्प से बनाते हैं? इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल की हेल्प से बनाते हैं। इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, और आगे चल के जब हम फोटोसिंथेसिस देखेंगे तो क्लोरोफिल। तो फर्स्ट था ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ के बाद सेकंड क्या होगा? हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब यह भी देखा था ऑटोट्रॉफिक, अब लेते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेकंड हेडिंग। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें भी टू वर्ड्स हैं। फर्स्ट क्या है? हेटेरो, क्लियर है, और सेकंड क्या होगा? हेटेरो या हेटेरोज भी बोला जाता है, और सेकंड होगा ट्रॉफ। तो हेटेरो का मतलब क्या होगा? हेटेरोज क्या होते हैं? यस, अदर्स। और ट्रॉप का मतलब तभी आपने समझा था, न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोस यानी अदर्स, ट्रॉफ मतलब न्यूट्रिशंस, मतलब ये कुछ दूसरे से न्यूट्रिशंस पाते हैं, मतलब हम डिफाइन कर सकते हैं द वर्ड हेटेरोस मीन्स अदर्स एंड ट्रॉफ रिफर्स टू न्यूट्रिशन। दस हेटेरोट्रॉफिक मीन्स nutrition obtained from others, heterotrophic means nutrition obtained from others, heterotrophic means nutrition obtained from others. In heterotrophic nutrition, the organism cannot make its own food. A heterotrophic organism is a consumer which derive its nutritions from the other organism. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। A heterotrophic organism is a consumer, और consumer होता है किसका? ऑटोट्रॉप का consumer होता है। A heterotrophic organism is a consumer which derives its nutritions from other organism. That is, a heterotrophic organism has to eat other organism for its nutrition. दूसरे organism को उसको eat करना पड़ेगा, इसीलिए आप सारी vegetables, fruits या नॉन वेजिटेरियंस अदर एनिमल्स एंड बर्ड को खा लेते हैं अपने न्यूट्रिशंस के लिए। आई थिंक अब आपको डिफरेंस क्लियर हो गया ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ का। ऑटोट्रॉफ मतलब जो अपना खाना खुद बनाए, और हेटेरोट्रॉफ मतलब जो अपना खाना किसी से चुराए चुराए मतलब दूसरों से लें। एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना। एग्जाम्पल देंगे हेटेरोट्रॉफ का, आप दीजिए, सोचिए। ऑल द एनिमल्स हैव अ हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑल द एनिमल्स, ध्यान रखना साइंस में ह्यूमन बीइंग भी एनिमल्स के अंदर आता है। नॉर्मली किसी को एनिमल बोलोगे ह्यूमन बीइंग को नाराज हो जाएगा, मुझे एनिमल कह दिया, लेकिन साइंस में सब एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, इसलिए हम यहाँ पे ह्यूमन बीइंग को इंक्लूड करके ले रहे हैं। ऑल द एनिमल्स हैव अ हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेकेंड, मोस्ट बैक्टीरिया एंड फंगी, अधिकांश जो बैक्टीरिया एंड फंगी है ऑल्सो हैव हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके अलावा नॉन ग्रीन प्लांट्स, जिन प्लांट्स में का कलर ग्रीन नहीं होता, मतलब जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, लाइक ईस्ट, आर ऑल्सो हेटेरोट्रॉप्स। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो खुद खाना नहीं बनाते बल्कि वो दूसरे कीड़ों को खा जाते हैं, ऐसा भी पॉसिबल होता है। साइंस धीरे धीरे एक्सप्लोर होगा, अपन चलेंगे आगे। तो अब अपन लेते हैं कि भाई न्यूट्रिशंस की बात कर रहे थे, हमने न्यूट्रिशंस की कैटेगरी देख ली। नेक्स्ट होगा डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशंस इन एनिमल्स। एनिमल्स में न्यूट्रिशंस कैसे होता है, पहले हम एनिमल्स के न्यूट्रिशन को समझेंगे और उसके बाद प्लांट्स के न्यूट्रिशन को समझेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग होगी डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशंस इन एनिमल्स। एनिमल्स में न्यूट्रिशंस कितने स्टेप्स में होता है? द फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन। इंजेक्शन का मतलब क्या हुआ? अरे भाई, आप जो फूड लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन। जो प्रोसेस आप करते हैं
सुबह का ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून का लंच और नाइट का डिनर, ये सारी जो प्रोसेस है, जो खाना खाने की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ ईटिंग फूड इज इंजेशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। इंजेशन क्लियर हुआ तो सेकंड होगा डाइजेशन। अब आपने खाना खा लिया और खाना खाने के बाद क्या किया? हाँ सर सो जाते हैं? नो, हमेशा ध्यान रखें आप और आपके बाद घर में जितने लोग हों, खाना खाने के बाद मिनिमम 100 स्टेप्स चलना चाहिए, 100 कदम पक्का चलना चाहिए। मतलब खाना खाने के बाद कभी ना बैठें ना कभी सोएं, बल्कि खाना खाने के बाद कम से कम 100 स्टेप्स की वॉकिंग आपको करनी है। या तो अपनी छत पे करें, घर पे करें, या बाहर गली पे निकल के करें, जहां भी करें, डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होगा। तो सेकंड प्रोसेस है डाइजेशन। डाइजेशन द प्रोसेस इन विच द फूड containing large insoluble molecule is broken down into small water soluble molecules is called digestion, which can be observed by body। ध्यान रखो बेटा, जब हम खाना खाते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स है बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनसॉल्यूबल होते हैं, बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो डाइजेशन की प्रोसेस में ये सारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर दिए जाते हैं। दैट्स वाई हम कह रहे हैं, एक फिर से डेफिनेशन को गौर करें डाइजेशन की, द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज insoluble molecule is broken down into small water soluble molecules which can be absorbed by the body is called digestion। तो फर्स्ट प्रोसेस थी इंजेशन, सेकंड थी डाइजेशन, थर्ड इज अब खाना छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट गया। पहले आपने फूड लिया, इसके बाद आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में उसका डाइजेशन हुआ। बहुत डिटेल में डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका, जो भी आने वाले कुछ क्लासेस में स्टार्ट हो जाएगा। जब आपका डाइजेशन हो गया उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन होगा। अब वो खाना बॉडी में एब्जॉर्ब किया जाएगा, अवशोषित किया जाएगा, और वो बॉडी में एंटर करेगा। अब वो ब्लड में एंटर करेगा, आपके सेल्स तक पहुंचेगा। इट इज एब्जॉर्प्शन, द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड passes through the intestinal wall into blood stream is called absorption। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड, मतलब खाना डाइजेस्टेड हो चुका है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में टूट चुके हैं। द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल्स passes through the intestinal wall into blood stream is called absorption। आपका खाना जो था अब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड में इंटर कर रहा है। ब्लड स्ट्रीम बोला है, स्ट्रीम यानी फ्लो, बॉडी में ब्लड फ्लो करते रहता है, तो ब्लड स्ट्रीम में खाना का इंटर हो जाना, मतलब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड स्ट्रीम में खाना का पहुंच जाना, फूड का इंटर हो जाना, फूड का पास हो जाना एब्जॉर्प्शन कहलाता है। तो 3 स्टेप्स हो गई, फर्स्ट इंजेशन, सेकंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन। जब खाना एब्जॉर्ब हो गया तो उसके बाद फोर्थ प्रोसेस होगी, जो न्यूट्रिशन की फोर्थ प्रोसेस है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन को बहुत अच्छे से समझे, द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब्ड फूड इज टेकन इन बाय बॉडी, लेकिन बॉडी किसकी? सेल्स की, एंड यूज्ड फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। अब आपका जो फूड था जो ब्लड में पहुंच चुका था, ब्लड से होता हुआ वो एक एक सेल तक जाएगा। बॉडी जिससे बनी है, आपकी बॉडी छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बनी है, उन सेल्स तक फूड पहुंचेगा और उस सेल्स इस फूड का यूज करेंगी एनर्जी को बनाने के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयरिंग के लिए, एनर्जी के लिए। दिस प्रोसेस इज नोन एज एसिमिलेशन। कितना इंटरेस्टिंग है ना साइंस, इतना इंटरेस्टिंग। यदि आप उसको फील करने लगे, सोचे जरा, आपने खाना खाया, माउथ से होता हुआ स्टमक में गया और पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पे गया। तो सबसे पहले आपने इंजेक्शन किया, फिर डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद बॉडी में, ब्लड में चला गया, मतलब वो बॉडी तक पहुंच गया। उसके बाद अब बॉडी से ब्लड सेल से होता हुआ सेल्स तक जा रहा है, इससे हम एसिमिलेशन बोल रहे हैं। तो एक बार फिर से डेफिनेशन रिवाइज कर रहा हूं मैं, द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब फूड, द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब्ड फूड is taken in
by body cells and used for energy growth and repair is called assimilation. Is called assimilation. अब आपका फूड बॉडी तक पहुंच गया और बॉडी ने उसका इस्तेमाल कर लिया, यूटिलाइज कर लिया. नेक्स्ट होगा इजेशन. इजेशन मतलब द प्रोसेस इन विच द undigested food is removed from the body is called digestion. आपने जितना खाना खाया वो सारा का सारा कंज्यूम नहीं हुआ, उसमें से बहुत सारा वेस्ट था. वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाल देना, क्योंकि अगर वेस्ट बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा तो हमारे अंदर टॉक्सिन्स क्रिएट हो जाएंगे और हमारा सर्वाइव करना, हमारा जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा. इसलिए नेक्स्ट प्रोसेस इज इजेशन, द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन. बॉडी से खाना बाहर निकल जाए, खाना मतलब कि वेस्ट मटेरियल बोले बेटर होगा, वेस्ट मटेरियल बाहर हो जाएगा. तो बेटा कितनी प्रोसेसेस हो गई? 5 डिफरेंट स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. एनिमल्स में न्यूट्रिशन की कितने स्टेप्स हैं? नंबर 1 इंजेशन, सेकंड डाइजेशन, थर्ड अब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन, फिफ्थ इजेशन. इस प्रकार से आपकी बॉडी वर्क करती है. एकदम क्लियर है? तो यही तो था किसके लिए? एनिमल्स के लिए. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि प्लांट्स कैसे करते हैं. अभी तो आपने हेटेरोट्रॉफ के लिए पढ़ा, अब ऑटोट्रॉफ मतलब खुद से खाना बनाने वाले असली मेहनती लोग कैसे काम करते हैं, क्योंकि हम तो पौधों से खाना चुराने वाले लोग हैं. चलिए तो अब लेते हैं फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, बहुत अच्छे से समझेंगे. व्हाट इज फोटोसिंथेसिस पहले भी पढ़ा होगा, इतना कॉमन वर्ड है कि ये आपने कई दिनों से पढ़ते आ रहे हैं. आपकी पिछली क्लासेस में आप स्टडी कर चुके हैं, फिर भी डिफाइन कर रहा हूं. डेफिनेशन को गौर से सुने. द प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक्स ओन फूड. बेटा एक एक वर्ड पे गौर करना. ग्रीन प्लांट्स बोला है, येलो प्लांट, रेड प्लांट, व्हाइट प्लांट नहीं बोला है, क्योंकि ये प्रोसेस केवल ग्रीन प्लांट्स में ही हो सकती है. द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी in the presence of chlorophyll is called photosynthesis. Is called photosynthesis. Oxygen gas is released during photosynthesis. अब एक बात ध्यान रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया है और वेस्ट की तरफ फेंक दिया है बाहर ऑक्सीजन को, और हमने इस ऑक्सीजन को यूज किया है, ब्रीद इन जब किया, और हमने बाहर निकाला है कार्बन डाइऑक्साइड को. मतलब हम दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स. हमारे बगैर उनका काम नहीं चलेगा, उनके बगैर हमारा काम नहीं चलेगा. दैट्स वाई हमें प्लांट्स को, ट्रीज को प्रोटेक्ट करना चाहिए. तो ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, कैसे रिप्रेजेंट करें केमिकली? क्या आपने कभी पिछली क्लासेस में देखा है कि अगर फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस को एक फॉर्मूले के रूप में मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा? तो बेटा सबसे पहले यहां पे लगने वाला है CO2. देखिए CO2 के कितने मॉलिक्यूल्स लगने वाले हैं? 6. CO2 इज अ मॉलिक्यूल. CO2 मतलब यहां पे एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है. कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम मिलकर के एक मॉलिक्यूल बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का. जब मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन में डिफरेंस क्या है. यह आपने हो सकता है 9th में पढ़ा हो. खैर फिलहाल CO2 एक सिंगल कंपाउंड, एक पैकेट है, एक मॉलिक्यूल है कि उसके कितने मॉलिक्यूल लग रहे हैं? 6. और साथ में हम H2O यूज कर रहे हैं. डू यू नो H2O? बहुत अच्छे से जानते हैं सर. H2O मतलब वाटर. उसके भी 6 मॉलिक्यूल्स यूज कर रहे हैं, मतलब दोनों सेम है नंबर्स में. 6 CO2 प्लस 6 H2O. और साथ में यूज करेंगे हम लाइट एनर्जी. लाइट एनर्जी, हमने लाइट एनर्जी को यूज कर लिया. अब जब लाइट एनर्जी को यूज कर लिया, अब आपको इसके बाद मतलब 3 चीजें लगने वाली, CO2, H2O और लाइट एनर्जी. इन तीनों को लेने के बाद अब मौजूद होना जरूरी है क्लोरोफिल का. बेटा क्लोरोफिल का मतलब है ग्रीन मटेरियल जो प्लांट्स में होता है.
पौधे जिसकी वजह से हरे दिखते हैं, तब इस केस में आपको मिलता है C6H12O6, C6H12O6 और साथ में रिलीज होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, O2 मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल्स। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। 6CO2 प्लस 6H2O प्लस लाइट एनर्जी किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनाएगी, C6H12O6 प्लस 6H2O। कंफर्म। तो यहां पे ध्यान रखिए कि अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई रॉ मटेरियल क्या क्या है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्वेश्चन बार बार के एग्जाम में पूछा है कि फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल क्या क्या है, तो आप क्या क्या बता सकते हैं, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। ठीक है, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट, ये आपके रॉ मटेरियल्स हैं। इन्हीं की हेल्प से आप फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। पक्की बात, यहां तक एकदम समझ में आ रहा हूं। अपन आगे चलें, इस डायग्राम को गौर से देख लें। अब इसके बाद अपन फोटोसिंथेसिस को डिटेल में देखेंगे कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कहां होती है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रोमेटा क्या होता है, मेजर इवेंट्स क्या है फोटोसिंथेसिस में, जैसे कि अपन ने देखा था अभी एनिमल्स के लिए, तो उसमें क्या क्या होता है, जैसे यहाँ पे था वैसे वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा, कन्वर्जन होगा, स्प्लिटिंग होगी और रिडक्शन होगा। ये सारी प्रोसेसेस क्या होती हैं, कैसे वर्क करती हैं, तो फोटोसिंथेसिस को मैंने आजकल इंट्रोड्यूस किया हुआ है। नेक्स्ट क्लास में बहुत डिटेल है फोटोसिंथेसिस देखेंगे और सिंपल एनिमल्स में जैसे अमीबा, पैरामीशियम, म्यूटेशंस कैसे होता है उसकी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए स्टडी 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 एंड अगेन स्टडी। और ध्यान रखें, आज एक चीज समझ में आ गई, अगर जिंदा हो तो जिंदा रहना, जिंदा नजर आना जरूरी है। लिविंग है तो आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इतनी सारी प्रोसेसेस के अलावा एक चीज लाइफ में और होनी चाहिए, और वो है ऑब्जेक्टिव। आपकी जिंदगी में एक उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे यहां तक पहुंचना है। आज जब क्लास के बाद फिनिश कर लो तो थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए शांत बैठिएगा और सोचिएगा कि आज से, मतलब 10th से, आज से आफ्टर 10 ईयर्स आप कहां होना चाहते हैं, आप क्या होना चाहते हैं, आपके पास लाइफ में क्या होना चाहिए, मतलब क्या बनना चाहिए और आपको लाइफ में क्या क्या चाहिए। तो पहली चीज एक रफ कॉपी लें, उसमें नोट करें आप लाइफ में बनना क्या चाहते हैं। सेकंड से नोट करें कि आपके पास 10 साल बाद क्या क्या चीज होनी चाहिए, कार होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, बहुत बड़ा फोन होना चाहिए एप्पल का, सोचिए आप आपके जो भी सपने हो। उसके बाद थर्ड पॉइंट होगा कि हाउ टू गेट, हम इसे कैसे पा सकते हैं, और उसके बाद मैं टाइम कैसे मैनेजमेंट करूं इस साल के लिए और आने वाले सालों के लिए। पूरा एक प्लान बनाइए, एक स्ट्रेटेजी बनाइए, क्योंकि जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।